चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। ये खबर आपको कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। पेरियार की ताकत देखिए, सोचिए। अभी पूरे हिंदी पट्टी में एक आंदोलन चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि सनातन का अपमान, सनातन का अपमान, सनातन का अपमान। मैं आपको तमिलनाडु ले चलता हूं। तमिलनाडु में बीजेपी एक गठबंधन में थी, AIADMK, जयललिता की पार्टी है। जयललिता खुद ब्राह्मण समाज से हैं, थी, अब वो नहीं रही। AIADMK उन्हीं की पार्टी थी। उस पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। सोचिए हिंदी पट्टी में किस तरह से सनातन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु में उनके गठबंधन ने पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया बीजेपी की पार्टी से। इसके क्या मायने हैं? वही दूसरी एक और खबर है, TDP, तेलुगु देशम पार्टी। सोचिए चंद्रबाबू नायडू, जिनको IT हब का जनक कहा जाता था, एक दौर था जब उन्होंने अपने ससुर से सत्ता छीनी पार्टी बना के। उसके बाद हैदराबाद को, ये जो आज जो मोदी जी का जो कैंपेन है ना, अकेले हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का कैंपेन जो है वो TDP चंद्रबाबू नायडू चला रहे थे। और वो सबसे शानदार और सबसे मतलब टेक्निकली साउंड मुख्यमंत्री माने जाते थे। क्या क्या नहीं लिखता था अखबार। अब वो जेल में है। दीपक शर्मा एक पत्रकार हैं और कल TDP को लेकर प्रदर्शन भी हुआ था। उनके समर्थकों ने कहा कि सोचिए जगन मोहन रेड्डी पर कई सारे दर्ज हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, इसलिए उन पर कंप्लेन नहीं। और TDP नेता को किस तरह से फंसा दिया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय की एक तस्वीरें बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें इसी चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री मोदी हाथ खींचकर अपने साथ बैठा रहे थे। तो खैर चंद्रबाबू नायडू अभी जेल में हैं और देखते हैं कि उनको क्या होता है। उन पर करप्शन के मामले हैं, लेकिन सवाल है कि सोचिए क्या हुआ। जो लोग हिंदी पट्टी में उदयनिधि के गर्दन काटने और फलाना ढिमकाना कह रहे थे, तमिलनाडु में अब बीजेपी का क्या होगा। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए एकदम सुपरा साफ होता दिख रहा है। दक्षिण भारत का जो गेट खुला था वो खुला था कर्नाटक से, और उस समय कर्नाटक के जो सबसे बड़े नेता थे, जो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, वो OBC समाज से थे। वो थे पहले तो अनंत कुमार थे, वो अब रहे नहीं, और येदुरप्पा को साइड करना बीजेपी को महंगा पड़ गया, उनको मुख्यमंत्री से हटाना। और कर्नाटक में इनका बढ़िया बिस्तर बन गया है और वहाँ कांग्रेस आ गई है। अब इनकी कोशिश है कि JDS के साथ जो है हम गठबंधन करें, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन सवाल है कि कर्नाटक के दरवाजे बंद हैं। लालू यादव ने एक फार्मूला सुझाया, बहुत साधारण। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े राज्यों में हम 10 सीटें कम कर देंगे बीजेपी का, और छोटे छोटे 5 राज्यों में और 150 पर बीजेपी सिमट जाएगी, और उसके बाद इनको नया गठबंधन तो कोई मिलेगा नहीं। सबकी नज़र है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर, जगन मोहन रेड्डी पर। उनको लगता है कि ये दोनों जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं जिसके पास अपने सांसद हैं, लेकिन ये दोनों तब तक सीधे सीधे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे जब तक इनको मुस्लिम दलित पिछड़ों का वोट चाहिए। अगर ये दोनों सीधे सीधे बीजेपी के साथ गठबंधन में दिखेंगे तो इनका भी बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। और चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में बीजेपी अकेले निपटा देगी। अब सोचिए पेरियार का क्या जलवा है, और तमिलनाडु में आप पेरियार के आसपास ही राजनीति करेंगे। अब AIADMK, सोचिए खुद जयललिता, जिन्होंने 69% OBC का रिजर्वेशन किया था, क्योंकि वहाँ पूरी लड़ाई सोशल जस्टिस की है, और ये हिंदी पट्टी और अखबार आपको नहीं बताएंगे। वो AIADMK ने अब साफ साफ कहा है कि हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन वाला जो खेल है वो हिंदी पट्टी में तो चल सकता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो रही है, लेकिन इसका असर बीजेपी के और भी हिंदी पट्टी में भी बीजेपी को इससे फायदा नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही सोचिए RJD के नेता हैं और वो शिक्षा मंत्री भी हैं, चंद्रशेखर राय, वो जितना ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के दलित वोट जो है वो उनके साथ लग रहा है। क्योंकि ऑलरेडी चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, पशुपति कुमार भी बीजेपी के साथ हैं, BSP भी अपना हाथ पैर मार रही है। ऐसे में जितना ज़्यादा इस तरह के बयान RJD और की तरफ से आएंगे,
यकीन मानिए शेड्यूल कास्ट और वो तमाम लोग जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदे ओबीसी का एक बड़ा तबका तैयार हुआ है जो रेशनल हो रहा है, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर की विचार पर चल रहा है, वो जमकर आरजेडी को वोट करेगा और ये फायदा होता दिख रहा है। उसी तरह से यूपी में जो पीडीए का कंसेप्ट है, पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, इसका भी फायदा जो है, जो उनके नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जितना हमला कर रहे हैं जातिवाद पर, ब्राह्मणवाद पर और मनुवाद पर, उतना ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के वोट उनके तरफ शिफ्ट होगा। ये फायदा हेमंत सोरेन को भी मिल रहा है। तो ये मत समझिए धर्म की राजनीति 10 साल हो चुका है, लोगों में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और दक्षिण भारत में तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव सबसे मुश्किल है। क्या यही वजह तो नहीं है कि नया संसद अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, संसद के बगल वाली सड़क अभी तक बनी नहीं है। वैसे तुरंत हर पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की ये कोशिश होती है कि उन्होंने जो कोशिश की है कम से कम उद्घाटन करके उसका माइलेज लिया जाए। जैसे यशोभूमि में अभी बहुत सारा काम बाकी है, मंडपम में भी बहुत सारे अव्यवस्थाएं दिखी है, नया संसद का भी अभी बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री किसी जल्दबाजी में है, हड़बड़ाहट में है, घबराए हुए हैं? लालू यादव का जो फॉर्मूला है कि हर बड़े राज्यों में 10 सीटें कम कर देंगे और छोटे छोटे राज्यों में, आप सोचिए दिल्ली में बीजेपी ने सारी सीटें जीती, अगर 2-3 सीटें कम हो गई तो बिहार में 15 सीटें ऑलरेडी नीतीश के अलग होने से उनका कम हो रहा है, अगर उसका 5 सीटें और कम हो गया तो यूपी में उनके पास लगभग 70 सीटें हैं, मान के चलिए अगर 40 सीटें कम हो गई तो, झारखंड में सीटें कम हो गई तो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां 100% है, हरियाणा 100% है, वहां सीटें कम हो गई तो, महाराष्ट्र में उनका शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद अगर 10-15 सीटें कम हो गई तो, कहने का मतलब है कि बीजेपी अपना सब कुछ नया कर चुकी है, बेस्ट कर चुकी है, अब उसके खोने की बारी है। पश्चिम बंगाल में भी अगर ममता और लेफ्ट और राइट का ममता, लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ती है तो बीजेपी के लिए संभावनाएं नहीं है। उड़ीसा में भी कांग्रेस बेहतर कर सकती है, आंध्र में भी बेहतर कर सकती है, और चंद्रबाबू नायडू अगर इस खेमे में आते हैं तो भी और बेहतर होगा। तो साउथ में बीजेपी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, केरल में या तमिलनाडु में तो गेन करने नहीं जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु में तो उनके पार्टनर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो पहली बात कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो सीधे पेरियार के आसपास है। उदयनिधि का जो बयान था वो बहुत नपा तुला पॉलिटिकल बयान था, और पेरियार की जयंती पर स्टालिन ने भी और उदयनिधि ने भी बड़े बड़े तस्वीरें जारी की। इसका मतलब उनको पॉलिटिकल घाटा नहीं है, वो पूरे के पूरे, ऐसा तो है नहीं कि उदयनिधि को आके चुनाव लड़ना है हिंदी पट्टी में, लेकिन इस बयान के बाद वो हिंदी पट्टी में भी मशहूर हुए हैं। तो सिर्फ टीवी अखबार के सहारे मत रहिए, टीवी अखबार जिसको खराब दिखा रहा है उसको फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। हिंदी पट्टी में भी लोग उदयनिधि को कौन जानता, करुणानिधि के बारे में कम चर्चा होती थी, स्टालिन के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी पट्टी में भी लोग उनको जाने लगे। इसका मतलब कि तमिलनाडु बचाने में स्टालिन अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इतना ज़्यादा दबाव था AIADMK पर, जिस तरह से ये लोग वहाँ धर्म का कार्ड खेल रहे थे, वहाँ का OBC, SC और ST वो सब पेरियार के आइडियोलॉजी पर खड़े हैं और उस पर वो वोट करते हैं। तो साउथ बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, उसमें खासकर कर्नाटक में बीजेपी का नुकसान होगा, तमिलनाडु में उसके लिए कुछ है नहीं, तो कर्नाटक का नुकसान उठा लीजिए। उसके बाद पश्चिम भारत में आएंगे तो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो वो भी उसका नुकसान गिना जाएगा। इसका मतलब है कि बीजेपी कहीं से भी फायदे में नहीं दिख रही है, और हिंदी पट्टी में जो हिंदू कार्ड है, जो सनातन का कार्ड है, वो भी फिलहाल चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने गलती नहीं की, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश में वो किसान दलों को साथ लेते हैं, जिस तरह से वो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, 27% रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सबसे कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस की, और बीजेपी यहाँ हो सकता है कि कुछ बेहतर कर जाए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो सही नहीं है, और संसद में आज देखिए किस तरह से विपक्षी दल हमलावर हैं। प्रधानमंत्री के तमाम स्पीचों की आलोचना, और यार मोन्टाज में आपने जो देखा वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग भी हो रहे हैं। भारत चंद्रयान पर पूरा देश और भारत गर्व है, तो बहुत सारे स्लिप ऑफ टंग भी हुए हैं। वो फिर उन्होंने चाय वाली बात कही,
उन्होंने इस तरह से कोशिश की कि 2014 के बाद बहुत सारा विकास हुआ है। वहीं खड़गे ने हमला बोला कि नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को डरा रहे हैं। तो क्या 2024 में मोदी जी कंफर्म नहीं है? उनको भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नया संसद उन्होंने जरूर बनवाया, उनके कार्यकाल में बना है। वो चाहते अगर उनको कॉन्फिडेंस होता तो एकदम ताम झाम के साथ 2024 का चुनाव जीतकर नए संसद में जा सकते थे। सेंट्रल विस्टा का काम अभी चल ही रहा है। तो क्या नए संसद में जाने को लेकर प्रधानमंत्री को कहीं संशय तो नहीं है, और इसीलिए वो जल्दबाजी में, अभी अब पर्याप्त काम नहीं हुआ है, राइट साइड का जो रोड है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और तो नए संसद में जाने की जिस तरह से हड़बड़ी है, विशेष संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, उसको लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा श्योर ना हो। तो ये उनके राजनीतिक रूप से अगर कहे, कयासबाजी कहें, तो ये प्रधानमंत्री के निगेटिव जा रहा है। वहीं टीडीपी को जेल में डालना भी उनके लिए आंध्र प्रदेश के रास्ते बंद कर सकता है। खबर है कि इनलोद जो देवीलाल की पार्टी है, हरियाणा में भी कांग्रेस के गठबंधन हो सकते हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने कयास लगाया कि पंजाब और हरियाणा के दल, अकाली दल और इनलोद भी गठबंधन में आ सकते हैं, तो 30 दलों का आंकड़ा हो सकता है इंडिया गठबंधन का। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में दरार पैदा नहीं हो रहा है। और सोचिए, जैसे टीवी, अखबार और ये तमाम पत्रकार इंडी गठबंधन कह रहे थे, इंडिया को इंडी, ये लास्ट वाला छोड़ रहे थे, विपक्षी नेताओं ने भी बीजे पार्टी करना शुरू कर दिया है, पी छोड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन करना छोड़ दिया है, ए कह रहे हैं, आरएस संघ कह रहे हैं। तो तमाम तरह से हमलावर हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का क्या कॉन्फिडेंस लेवल गिरा है, क्या वो 2024 जीतने के लिए श्योर नहीं है? आखिर इतनी जल्दी क्यों थी नए संसद में जाने की? अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो 2024 का चुनाव भी जीत के जा सकते थे, बहुमत की सरकार बना सकते थे। तो क्या लालू यादव का जो साधारण सा फॉर्मूला है कि 10 सीटें घटाएंगे बड़े बड़े राज्यों में और छोटे छोटे राज्यों में 5 सीटें घटाएंगे, बीजेपी 150 तक सिमट जाएगी, आप इससे सहमत हैं? और सोचिए, जिस हिंदी पट्टी में वो सनातन के नाम पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तमिलनाडु में उनके सबसे बड़े एक धड़ा ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि तमिलनाडु में अगर डीएमके को कोई चैलेंज कर सकता है तो एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी खुल के नहीं आ सकते हैं, नवीन पटनायक खुल के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, दलित वोट भी चाहिए, पिछड़ा वोट भी चाहिए। तो ये सारे हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। तो मुझे लगता है सनातन वाला दाव कहीं ना कहीं बीजेपी को महंगा पड़ रहा है। और हिंदी पट्टी में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब और ये सारे लोग और कंसोलिडेट हो रहे हैं। किसान ऑलरेडी नाराज है, जाट समाज के लोग नाराज हैं। तो ये बड़ा है। लेकिन 3 बड़ी कमजोर कड़ी है कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसमें अगर रीजनल पार्टी से गठबंधन नहीं करती है कांग्रेस तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। क्या नए संसद में जाने की हड़बड़ी प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं हार को दिखा रहा है, उनकी निराशा को दिखा रहा है, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीवी अखबार तो उनको बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, लेकिन सवाल है कि लोगों ने टीवी अखबार देखना ही छोड़ दिया है। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या लगता है, एआईएडीएमके ने क्यों गठबंधन तोड़ लिया? टीडीपी को चंद्रबाबू नायडू का अलग होना भी नुकसान है? और क्या इंडिया गठबंधन में मीडिया की लाख कोशिश के बाद भी दरार नहीं पैदा हो रहा है? और क्या लालू यादव का ये फॉर्मूला जो है उसमें हार का बीजेपी का मंत्र छुपा है? और आखिर नए संसद में जाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? इन तमाम जो भविष्यवाणी है, जो तमाम जो स्पेकुलेशन है, तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं या ये उनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।